हाँ, पेज नंबर 197 से स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। अब ये रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की बात हो रही है। चैप्टर अगेन इन्फॉर्मेटिव है। जैसे अपन वो चैप्टर 17 देख रहे थे, लेबर लॉज की बात कर रहा था, ये उससे भी सिंपल है, बिकॉज यहाँ पे आपको प्रोसीजर दे रखा है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में कौन कौन से लाइसेंस और सर्टिफिकेशन की नीड होती है और उसका प्रोसीजर बताया हुआ है। तो पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। अब जितना वेटेज है ऑब्वियसली, या जितने पेजेस है उस हिसाब से कंटेंट तो पूछेंगे पेपर में। अराउंड 25 मतलब पेजेस का चैप्टर है। प्लस जो पार्ट बी हम देख रहे हैं 35 मार्क्स, उसमें ये कवर हो रहा है। तो पार्ट बी में 13 से लेके 18 तक 6 चैप्टर्स का ब्लॉक है। तो ऑब्वियसली उसमें एक चैप्टर का एवरेज वेटेज 5 to 6 मार्क्स का रहने वाला है। तो इसमें से भी आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोसीजर मिलेगा। अब प्रोसीजर में वही है कि आपको चीज़ों को स्पेसिफिक याद रखना है ना, कि ये फॉर्म नंबर था, ये स्टेप्स थे, ये वेबसाइट थी, ये पोर्टल था। तो मेमोरी बेस्ड कंटेंट हो गया। अगर आपको नहीं याद है तो आंसर बनेगा नहीं। तो एक एक करके उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं अपने। मैंने इस चैप्टर में इस बार रीडिंग करते करते खुद भी पूरा चैप्टर पढ़ा है, और इन बिटवीन काफ़ी सारी चीज़ें बोल्ड कर रखी है जो मेन वर्ड्स है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी चैप्टर रिपीटेडली पढ़ते जाओगे तो वो वर्ड्स पे से रिकॉल होता जाएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग द पैन नंबर। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। पैन नंबर जो है मेजोरिटी केस में मैंडेटरी होता है, लेकिन नॉट ऑल। बट जहाँ पे एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं ना, वहाँ आपको पढ़ के लगेगा यार ये लिमिट तो क्रॉस हो ही जाती होगी, तो ऑब्वियसली पैन नंबर सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अब परमानेंट अकाउंट नंबर इसको बोला जा रहा है। 10 डिजिट्स का या 10 कैरेक्टर्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है ये, जिसमें हर एक नंबर या अल्फाबेट का अपना अपना कुछ मीनिंग होता है। उस पर भी आगे बात होगी। फॉर्मेट आपको दे रखा है। अब पैन की यूटिलिटी क्या है, तो बोला एक यूनिक नंबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अगर पहचानता है तो वो आपके नाम से नहीं, आपके पैन नंबर से पहचानता है। तो आईडी प्रूफ की तरह भी काम करता है, रिकग्निशन के लिए हेल्पफुल रहता है। दैट इज द बेसिक आइडिया। इट enables द डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई, लिंक ऑल द ट्रांजेक्शंस। इट फैसिलिटेट्स इजी रिट्राइवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसी भी इनकम टैक्स पेयर की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पोर्टल पे पैन नंबर से इमीडिएटली आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये एक बेसिक बात है। आईडी प्रूफ की तरह काम करेगा, ये हमने देख लिया। एग्जाम्पल्स में बोला है कुछ ट्रांजेक्शन्स में आपको पैन नंबर मैंडेटरीली कोड करना पड़ता है। तो फिर वो ट्रांजेक्शन आप करोगे और पैन नंबर नहीं बताओगे तो वो चलेगा नहीं। जो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग बोला है कि भाई 1 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो आपका वो केवाईसी में पैन नंबर अपडेटेड होना चाहिए, अदरवाइज आपको ट्रांजेक्शन की परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो उसमें जो वैल्यू है, अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी है, पैन नंबर के बिना ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। इवन आप ज्वेलरी परचेज करने जाओ ज्वेलरी शोरूम में, और आप कैश में परचेज कर रहे हो और 2 लाख रुपए से ऊपर का पेमेंट है, तो पैन नंबर वहाँ पे वो कंपलसरी मांगते हैं। तो उससे क्या है, वो कैश में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका डेटा इनकम टैक्स वालों को अपने आप मिल जाता है। तो ये सब कंडीशन होती है। पैन नंबर किन के लिए नेसेसरी है, किन के लिए नहीं। फर्स्ट पॉइंट में बोला कि अगर आपकी बेसिक एग्जामेशन लिमिट क्रॉस नहीं होती है टोटल इनकम में, 2.5 लाख रुपए वाली लिमिट आपने पढ़ी है, तो फिर आपको पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो पैन नंबर आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। भले आपका टैक्स जीरो आता है, 5 लाख रुपए रिबेट, वो सब ठीक है, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम है तो पैन नंबर तो आपको कोड करना ही पड़ेगा। अब ये लिमिट इतनी लो रखी है तो 2.5 लाख से कम कमाने वाले लोग बहुत कम होंगे। इतना मिनिमम इनकम 20,000 रुपये महीने का हो गया ऑन एन एवरेज, तो उससे ज़्यादा कमाने वाली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और कंपेरेटिवली वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ ही रहा होगा। तो मेजोरिटी लोगों को फिर पैन नंबर लेना ही पड़ेगा, ये बोला है। उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट की बात हो रही है। हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A। तो ट्रस्ट वालों के लिए पैन नंबर मैंडेटरी। फिर अगर आपका पूरे साल का सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट जो है वो 5 लाख रुपए से ऊपर हो रहा है, तो उस सिचुएशन में पैन नंबर नेसेसरी होगा। पूरे साल का 5 लाख रुपए का सेल बहुत छोटा अमाउंट हो गया, ऑब्वियसली सेल की बात हो रही, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। कुछ और स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स जिनको आगे लिस्ट किया हुआ है वो देखेंगे अपने। और नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए बात की है। बोला अगर उनका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कोई भी 2.5 लाख रुपए से ऊपर का होता है, उनके पास पैन नंबर होना चाहिए। नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट मतलब बाकी की एंटिटीज जो आर्टिफिशियल एंटिटीज है उनकी बात होगी वैसा। ओके, नेक्स्ट। पैन नंबर के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करें, फॉर्म नंबर क्या है। तो बोला फिजिकल फॉर्म तो अवेलेबल होता ही है, लेकिन अब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया इस चीज़ को भी, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप वेबसाइट ढूंढ लो, NSDL की वेबसाइट है, दूसरा भी एक पोर्टल है, उसके ऊपर आप पैन नंबर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो फॉर्म नंबर है दैट इज 49 कैपिटल A। और ये अगर नॉन रेसिडेंट है, इंडिया के बाहर रहता है और पैन नंबर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो 49 AA ये फॉर्म नंबर रहेंगे। चार्जेस भी दे रखे, बहुत नॉमिनल है। लोकल में इंडिया में आप अप्लाई करोगे तो 110 रुपीज़ इसका चार्ज है। घर पे आ जाता है बाय डिलीवरी, तो कोरियर चार्ज भी इंक्लूडेड है, 110 रुपये ले रहे हैं। तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं और कुछ नहीं। और यही अगर आप इंडिया के बाहर मंगवा रहे हो पैन कार्ड तो फिर 1020 रुपीज़ ये कॉस्ट लगेगा। इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे की चीज़ें देख लें फिर।
आरबीआई के गाइडलाइंस की बात की है लास्ट में, ये भी आपको पता ही है, ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो पिन नंबर डालना पड़ता है, वो 3D पिन आता है या फिर OTP आता है, तो ऐसा ट्रांजेक्शन मैंडेटरी है, पिन के बिना पेमेंट नहीं होना चाहिए, उसकी बात हो रही है, तो वो गाइडलाइन सारी कंपनीज फॉलो करती है। इसके बाद टैन नंबर आ गया, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। अब जैसे पैन नंबर इनकम टैक्स के लिए है, टैन नंबर TDS के लिए है। मुझे अगर TDS डिडक्ट करना है, जैसे मेरे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस में TDS का प्रोविजन आता है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट का बिल पे करता हूँ, वहाँ मुझे फर्म के अकाउंट से अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो TDS माइनस करना होता है, तो वो माइनस करके मैं डिपार्टमेंट को सबमिट करता हूँ। अब TDS डिपार्टमेंट मुझे कैसे पहचानेगा, तो उसके लिए टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या टैन नंबर जो है वो नेसेसरी होता है, ये बोल दिया। अब टैन नंबर के लिए एप्लीकेशन करना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट दे रखी है, बोला इसमें भी 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। फॉर्म नंबर 49B, ये लाइन में ही चल रहा है, 49A AA 49B। तो बोला या तो आप नए टैन नंबर के लिए अप्लाई करो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, एग्जिस्टिंग टैन नंबर में आप करेक्शंस भी करवा सकते हो। प्रोसीजर में वेबसाइट का रेफरेंस, बोला जैसे ही अप्लाई करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट होगा 14 डिजिट का, आप ट्रैक कर सकते हो बाद में कि क्या प्रोसेस हुआ, कंप्लीट हुआ प्रोसेस या नहीं, तो वो बोला हुआ है। और हेल्पलाइन नंबर और ये सब चीज़ें बताई हुई है। SMS करके भी आप चेक कर सकते हो कि टैन नंबर अप्लाई हुआ या अवेलेबल हो गया या नहीं, तो उसकी भी डिटेल्स दे रखी है। फिर इसकी प्रोसेसिंग फीस बता दी, ये तो और भी कम है, 65 रुपीज़ बोला है, सिर्फ इतना ही चार्ज कर रहे हैं, तो एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो भी इंक्लूसिव ऑफ GST बोला है। ठीक है, तो पैन और टैन नंबर वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ये अपन ने लास्ट टॉपिक में भी देखा था ना, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1953, वही सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो उस बेस पे ही बात हो रही है, नया कोई पॉइंट नहीं है। बोला आपको शॉप लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, और स्टेट वाइज इसके रूल्स को रेगुलेट किया हुआ है, तो हर स्टेट के रूल्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, ये बात भी रिपीट हो रही। शॉप का मीनिंग क्या होता है वो बताया यहाँ पे स्पेसिफिक, तो देख लो। प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर सोल्ड आइदर बाय रिटेल और होलसेल, or where services are rendered to customers and include an office, storeroom, godown, warehouse और workhouse और workplace, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। एस्टैब्लिशमेंट्स का मतलब भी बताया, शॉप, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, रेसिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, थिएटर, अदर एंटरटेनमेंट प्लेसेस, ये सब आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में बोल दिया जो फैक्ट्रीज हैं वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में कवर होती है, दैट मीन्स वो यहाँ पे कवर नहीं होगी, स्पेशल एक्ट बना हुआ है अलग से, तो यहाँ इसको कवर करने का सेंस नहीं बनता। मीनिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में पॉइंट पूरा रिपीट किया नीचे, लास्ट पॉइंट सेम है, नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो प्रोसेस बहुत सिंपल, पहले तो बोल दिया कंपलसरी है, फिर बोला बिजनेस स्टार्ट करने के या शॉप स्टार्ट करने के 30 डेज में आप रजिस्टर करवा लेना, पहले नहीं कराओगे चलेगा, तो वो भी ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट करो आपके एरिया के इंस्पेक्टर को, डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्राइब फीस वो सब दे दो, वो आएंगे वेरीफाई करेंगे, एक बार विजिट भी कर सकते हैं कि भाई जो बिजनेस आपने कोट किया है वही कर रहे हो, ओनर वही है, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, एंड देन आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस हो गया। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, वो कंप्लायंस का ध्यान रखना है। एंड ये जो सर्टिफिकेट आपको इशू करके दिया, ये आपकी बिजनेस प्रीमाइसेस में विजिबल होना चाहिए। तो मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि वो काउंटर के ऊपर ना, कैश काउंटर के ऊपर ही लगा देते हैं, तो भाई जिसको पढ़ना है डिटेल उसमें से देख सकता है। तो ये रूल है, इसलिए उसको फॉलो करना नेसेसरी। सर्टिफिकेट है बनवा के आपने रख दिया ड्रॉअर में या फाइल में रख दिया, वो नहीं चलेगा, डिस्प्ले करना नेसेसरी, तो इसके लिए सब शॉपकीपर्स ये फॉलो करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME की बात हो रही है। अब ये बहुत बड़ा सेक्टर है MSME, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, टुगेदर कलेक्टिवली ये बहुत बड़ी फोर्स हो गई। इंडिविजुअली भले उतना टर्नओवर या कैपिटल नहीं होगा, टुगेदर बहुत बड़ा सेक्टर हो गया। तो MSME में रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सब्सिडीज है, और जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं जो उन्होंने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए डिफाइन किए हुए हैं, वो सबके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और ये डेटाबेस भी रेडी हो जाएगा कि यार कितने लोग MSME वाले लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, सरकार को पता तो चले, ताकि उनके लिए कोई स्कीम निकालनी हो तो मालूम पड़े कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और जो स्कीम निकाली है, जो क्लेम करने आ रहा है, वो एलिजिबल है या नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी। बट पहले ना क्लासीफाई करना नेसेसरी है कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम में कौन कौन लोग आते हैं, कैसे उसको डिफाइन करें, वो आप देख लेना। माइक्रो यूनिट में ऐसा बोला है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए तक का है असेट्स के हिसाब से, तो और उसके साथ साथ आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम है, तो यू आर अ माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है, असेट्स भी 1 करोड़ से कम हो गई और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम हो गया। वैसे ही अगर स्मॉल यूनिट में देखें तो ये नंबर बढ़ जाएगा, 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ तक का टर्नओवर। मीडियम वाले में करेक्शन कर लेना, वो नीचे चार्ट में सही वैल्यू लिखी है या करेक्ट करनी रह गई है, जो 20 करोड़ लिखा है ना उसको कट करके 50 करोड़ कर दो।
मैंने पहले 2 पॉइंट्स तो चेंज कर दिए थे, ये वाला पता नहीं स्किप हो गया। और जो टर्नओवर बोला है 100 करोड़, उसको इंक्रीज करके आप कर दो 250। नीचे चार्ट में सही लिखा है लेकिन यहाँ थियरी में मिस्टेक है, ठीक है। 20 का हो गया 50 और 100 का हो गया 250, ये कंडीशन है। नेक्स्ट, अब एमएसएमई की बात हो रही है। इसमें ना एक उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। इसको पहले उद्योग आधार बोलते थे बिफोर 2020 में भी। आपने कभी ये टर्म सुना? एक आधार कार्ड अपना इंडिविजुअल अलग है, अपने बिजनेस का भी एक आधार कार्ड बनता था, तो उसको उद्योग आधार बोला जाता था, बिजनेस के लिए आधार कार्ड। उस स्कीम को गवर्नमेंट ने 2020 में 1 जुलाई से चेंज कर दिया और उसको नाम दे दिया उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो अब पहले उद्यम, अभी उद्यम बोल रहे हैं, पहले उद्योग आधार बोलते थे, तो टर्म चेंज कर दिया। अब ये एग्जैक्टली है क्या? तो बोला आपकी एमएसएमई एंटरप्राइज को गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करा लो, सिंपल है। और ये रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, फ्री है। तो इसमें ऐसा बोला है कि जैसे आप माइक्रो एंटरप्राइज बोल रहे हो कि भाई मेरी 1 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट्स है बिजनेस में, तो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे आपसे कि कोई बैलेंस शीट अपलोड करो, कुछ नहीं। फॉर्म में आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर दो कि भाई मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। कहीं क्वेरी होगी तो इंक्वायरी के फॉर्म में वो मांग सकते हैं, बट डिक्लेरेशन देते टाइम आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड बाय डिफॉल्ट नहीं करने। सिंपल प्रोसीजर रखा है, आप खुद से प्रोसेस करने बैठोगे 15 मिनट लगेगी, रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा, घर पे बैठ के कर सकते हो। तो बहुत सिंपल कैटेगरी है। एक बार रजिस्ट्रेशन होगा तो एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट होगा। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं है और ये आप खुद से प्रोसेस कर लो। उसके बाद आप सारी गवर्नमेंट या एमएसएमई स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये बेसिक आइडिया है। कंडीशंस इसमें देख लो। बोला है उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है, रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे आप ये काम कर सकते हो। अब जो ई सर्टिफिकेट जनरेट होगा उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोला जाएगा। ये मेन चीजें हो गई। क्राइटेरिया में और क्या बोला है वो देखते हैं। कॉम्पोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो तो हमने पीछे देख ही लिया कैसे क्लासीफाई किया। सेकंड पॉइंट उसमें अच्छा है, उसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपने एक पैन नंबर पे मल्टीपल जीएसटी नंबर ले रखे हैं, बिकॉज आपके अलग अलग यूनिट्स अलग अलग सिटीज में, जैसे हम बात कर रहे थे जीएसटी में कि इंटर स्टेट है तो मैंडेटरी है, विद इन द स्टेट है तो ऑप्शनल है कि आपको सेम जीएसटी नंबर चलाना है या अलग अलग। यहाँ बोल दिया कि अगर आपने सेपरेट जीएसटी नंबर लिए भी हैं तो भी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम पैन नंबर के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर आप माइक्रो यूनिट अपने आप को डिफाइन कर रहे हो तो आपकी जितनी जीएसटी वाली ब्रांचेज है, भले सेपरेट जीएसटी नंबर है बट पैन नंबर तो एक ही है ना, तो उन सबका एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। तो जीएसटी नंबर के हिसाब से ब्रांच वाइज एमएसएमई डिफाइन नहीं करेंगे, पैन नंबर के हिसाब से पूरे बिजनेस को डिफाइन करेंगे कि माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है या फिर इस कैटेगरी में नहीं है, तो एग्रीगेट देखा जाएगा। तो ये चीज में फिर ऐसा नहीं कर सकते कि सूरत वाली ब्रांच का जीएसटी नंबर अलग है तो भाई चलो इसका टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट सेपरेट गिनेंगे, अहमदाबाद वाली का अलग गिनेंगे। भाई पैन नंबर तो एक ही है ना, ओनर तो सेम है ना, जीएसटी नंबर अलग है वो अलग बात हो गई, वो जीएसटी एक्ट के हिसाब से, बट यहाँ उन्होंने प्रायोरिटी पैन नंबर को दी। अब ये चीज बोली है तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अच्छा पॉइंट है, कहीं पे यूज हो सकता है क्वेश्चन में, वैसा किसी को नहीं पता हो तो वो अलग भी लिख के आ सकता है ना, तो कंफ्यूजन होने का चांस। बाकी कैलकुलेशन की बात की, बड़ा सिंपल पॉइंट है। आप जो ये इन्वेस्टमेंट और ये सब चीजें कोट कर रहे हो, ये सारा डेटा आपकी बैलेंस शीट के बेस पे होगा, उसमें जो असेट्स बता रखी होगी उसके बेस पे आपने वैल्यूएशन की होगी, वो इम्प्लाइड सी बात है। और इनकम टैक्स रिटर्न में आपने जो वैल्यूएशन कोट की है आपको वही लेनी पड़ेगी, कुछ अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब इसमें कुछ चीजें प्लस और माइनस करने की बात हो रही है, वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 में देखना, बाकी 1 2 3 में यही बातें बोली है। पॉइंट नंबर 4 में ऐसा बोला है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें कुछ असेट्स को आपको इंक्लूड नहीं करना है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स आपने लगाए अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में, सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए, फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर्स एंड ऑल, तो ये सब भी तो असेट्स ही हो गई। इनको इस 1 करोड़ या 10 करोड़ या 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लिमिट में काउंट नहीं करना है। तो वो आपके फायदे की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कोई प्रोडक्शन के लिए तो यूज कर नहीं रहा है, ये तो बैकअप है, सेफ्टी है। अच्छा गवर्नमेंट ने बोला है तो लगाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, तो अननेसेसरी आप लगाना नहीं चाहते हो लेकिन खर्चा तो करना पड़ रहा है। अब इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो वो 1 करोड़ की लिमिट शायद जल्दी क्रॉस हो जाएगी, तो उस वजह से आप माइक्रो यूनिट की कैटेगरी से बाहर हो जाओगे, तो आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए बोला कि भाई वो सब मत गिनो, आप जो प्रोडक्शन के लिए या अपने बिजनेस के लिए जो असेट खरीद रहे हो, अदर देन फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, अदर देन फॉर सेफ्टी, वो आप इंक्लूड करके टोटल करो, उसके हिसाब से अपने आप को माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में क्लासीफाई करो। ये सारी चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं, तो अपने फेवर में बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि जितना छोटा यूनिट होगा, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, उतने ज्यादा बेनिफिट दिए जाएंगे ना। तो जो स्मॉल और माइक्रो के बीच में वो सोचेगा अगर माइक्रो में आ रहा हूँ तो स्मॉल के कंपेरिजन में मुझे ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे उस सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर वाले में भी एक पॉइंट ध्यान रखना, एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको एक्सक्लूड करना है, टर्नओवर में नहीं गिनना है। वैसा जो लोकल सेल्स आप कर रहे हो ना, वो टर्नओवर की लिमिट में काउंट होगा। तो दोनों पॉइंट्स पीछे इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर उससे रिलेट हो गया।
नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें रिपीट भी होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है पोर्टल पे, मैंने बता दिया। कोई फीस नहीं लगेगी, वो ध्यान रखना, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है ये। आधार नंबर रिक्वायर्ड होगा। अगर प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का आधार नंबर, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो पार्टनर का आधार नंबर, एचयूएफ है तो कर्ता का आधार नंबर, वो चाहिए होगा। एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी, इनमें भी जो इनके ऑथोराइज सिग्नेटरी होंगे उनकी भी पर्सनल डिटेल्स और आधार नंबर चाहिए होगा। ठीक है, फिर बोलो अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कोई डेफिशिएंसी आती है तो डिपार्टमेंट आपको अपडेट करेगा और वो डिटेल प्रोवाइड कर देना, सिंपल। एक से ज़्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हो, एक एंटिटी के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। और दूसरा ये बोला है कि अगर इन केस आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज में कुछ एड ऑन करते हो, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपको ना वो कोड नंबर होता है पूरा, मेंशन करना पड़ता है टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब जैसे मैंने बनाया तो उसमें मैंने लिखा भाई एजुकेशन, एजुकेशन में भी डिटेल थी, प्रोफेशनल सर्विसेज या स्कूल एजुकेशन या क्या है क्या नहीं, ऐसा सब था, वोकेशनल कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्स, बहुत सारी कैटेगरी थी। तो आप अगर वो कोई कैटेगरी एड ऑन कर रहे हो, कुछ और नया बिजनेस उसी नाम से स्टार्ट कर रहे हो, उसमें एड ऑन कर रहे हो, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। एडिट करके उसके अंदर चीज़ें चेंज कर दो तो रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, लेकिन फॉर्म अपडेट हो जाएगा। तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन या एक एंटिटी के दो रजिस्ट्रेशन नंबर वैसा नहीं हो सकता, अपडेट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। इंटेंशनली आपने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन किया तो फिर उसके लिए पेनल्टी आएगी, ये भी एक प्रोसीजर रहेगा, वो ध्यान रखना है। तो वो तो करेंगे, जब सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे अलाउ कर रहे हैं तो फिर आपको उनके साथ कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई गलत डिटेल नहीं प्रोवाइड करनी, ये बोल दिया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस। ये मैं आपको बता रहा था 2020 से पहले पुराना रजिस्ट्रेशन था, वो EM2 करके एक फॉर्म बोलते थे या उद्योग आधार बोला जाता था, जो UAM करके लिखा है ना, वो उद्योग आधार की बात हो रही है। अब 1 जुलाई 2020 से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई उद्योग आधार अब बंद हो गया। अब जितनी भी एग्जिस्टिंग एंटिटीज हैं उनको मैंडेटरीली ये उद्यम रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। भाई सेल्फ डिक्लेरेशन है, घर पे बैठ के कर सकते हो, 10-15 मिनट का काम है, उसमें कितना फर्क पड़ेगा। एक बार मेहनत आपको लग भी रही है तो ठीक है, हमारा डेटाबेस जरा प्रॉपर रहेगा। तो उद्योग आधार आपका पुराना है, एग्जिस्टिंग हो, ठीक है, फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर? मैंने खुद भी अपनी पार्टनरशिप फॉर्म का ये उद्योग आधार लिया था, क्योंकि बिजनेस प्रूफ में मांगते हैं कितनी जगह। बैंक अकाउंट ओपन करवाना था, बोले बिजनेस प्रूफ लाओ कि भाई इग्नाइट एकेडमी का बिजनेस प्रूफ क्या है। तो फिर मैंने बोला कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला उद्योग आधार जनरेट कर लो, वो इमीडिएटली हो जाएगा और उसकी PDF या रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वो दे दो तो उस बेस पे बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। रिसेंटली अभी मैं वो गूगल पे वाले में, गूगल पे फॉर बिजनेस, वो रजिस्ट्रेशन कर रहा था थोड़े मंथ्स पहले। तो उसमें क्या, गूगल पे फॉर बिजनेस में QR कोड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने KYC नहीं कराया तो लिमिट बहुत कम होती है, उसमें 10,000 या 20,000 की कुछ लिमिट होती है, उससे ज़्यादा पैसे आप मंगवा नहीं सकते, तो पेमेंट फेल होता है। तो फिर मैंने KYC कराया। अब KYC कराया तो उसके अंदर लिमिट बढ़ा दी उन्होंने, पर वो लिमिट भी ज़्यादा नहीं थी, वो कुछ 1 लाख रुपए तक की लिमिट थी। तो वो भी इतनी लिमिट जो है वो इनफ नहीं थी। फिर उन्होंने बोला कि आप बिजनेस प्रूफ दे दो, KYC पूरा कंप्लीट कर लो, तो वो लिमिट एक्सटेंड कर देंगे। तो उसमें ये उद्योग आधार मैंने दिया, अब वो एक्सपायर हो गया था क्योंकि जुलाई 20 के बाद चेंज हो गया। तो उन्होंने बोला आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लो, इमीडिएटली हो जाएगा, उसकी डिटेल हमें दे दो, तो उसके बेस पे आपका KYC कंप्लीट, वो पर्सनल गूगल पे के बदले वो बिजनेस वाला गूगल पे हो जाएगा, तो लिमिट बढ़ा देंगे। अब उन्होंने लिमिट एक्सटेंड करके सीधा 1 करोड़ की कर दी कि भाई 1 करोड़ रुपए तक आप QR कोड से पैसे रिसीव कर सकते हो 1 साल में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो टर्नओवर और ये सब चीज़ें MSME के हिसाब से वो बेनिफिट मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन सेल्फ है और बिजनेस प्रूफ की तरह भी काम लग रहा है, और गवर्नमेंट को पता है कि भाई कौन सा बिजनेसमैन किस कैटेगरी में बिजनेस कर रहा है, माइक्रो में है, स्मॉल में है या मीडियम में, तो वो काम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें आगे। इसमें एक्सेप्शन में ये बोल दिया कि भाई ये जो उद्योग आधार या उद्यम रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, वो उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट से हो सकता है, कोई प्राइवेट वेबसाइट, कोई पर्सनल वेबसाइट के थ्रू ऐसा रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, कोई एजेंट्स भी इसमें काम नहीं कर सकते कि भाई पैसा चार्ज कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करके देने का, वो इलीगल है। ब्लैक में करते होंगे अलग बात है, लेकिन वैसे फॉर्मली कोई फीस चार्ज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बोलती है हम खुद पैसा नहीं चार्ज कर रहे, फ्री में जनरेट करके दे रहे हैं, तो आप बीच में फिर इंटरमीडियरी के तौर पे पैसे किस तरीके से चार्ज कर सकते हो, तो स्ट्रिक्टली उसको डिनाई किया। परमानेंट नंबर मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इम्प्लाइड सी बात है। आपके सर्टिफिकेट पे QR कोड भी होगा, किसी को स्कैन करके डिटेल्स वेरीफाई करनी है तो भी कर सकता है, तो वो भी एक पॉइंट रखा है। रिन्यूअल की कोई नीड नहीं है, वन टाइम है ये प्रोसेस, वो आप कर सकते हो। तो बस ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए MSME को लेकर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ESI रजिस्ट्रेशन। अभी अपन ने ESI PF की बात की थी, तो आपको बेसिक पता है, वही पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट भी होंगे। बोल दिया कि जिन एंटिटीज में 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको ESI रजिस्ट्रेशन अपने वर्कर्स के लिए कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस स्कीम है और कुछ नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ना वर्कर की पॉकेट से पैसे जा रहे हैं ना एम्प्लॉयर के, सारा ESI फंड में से उनको पेमेंट मिलेगा। ऑल मेडिकल एक्सपेंसेस आर कवर्ड, सब कुछ इसमें आ जाता है। और इवन लीव पे है और वेजेस का नुकसान हो रहा है तो वो भी कवर इसमें हो सकता है, तो सारी फैसिलिटीज आ जाएंगी। मेडिकेशन,
नर्सिंग, ट्रीटमेंट, सब कुछ कवर होगा। उसके बाद ESI रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। रजिस्ट्रेशन तो दोनों का होगा ना, एम्प्लॉयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराएगा कि मेरी एंटिटी पे ESI एक्ट एप्लीकेबल है और मेरी एंटिटी में ये 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये इनका डेटा है, इनको भी आप पर्सनली रजिस्टर कर लो। तो जिनका इंश्योरेंस ले रहे हैं उनका डेटा भी तो देना पड़ेगा, तो इम्प्लाइड है फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन भी होगा इसमें कि भाई ये प्रीमाइसिस है और वर्कर का इंडिविजुअल डेटा भी जाएगा, इसका इंश्योरेंस करना है, तो वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो बोल दिया। टाइम लिमिट दे रखी है, फॉर्म नंबर बता रखा है, फॉर्म नंबर 1 है वो फाइल करना है, 15 डेज की टाइम लिमिट है और उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है वो ऑब्वियस है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, बिजनेस आपने कब कमेंस किया उसके बारे में, जो स्टेक होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी डिटेल, पैन नंबर, ID प्रूफ, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट, ये सब देना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला है इनको एक परमानेंट फोटो ID कार्ड मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, जिससे उनको रिकग्नाइज किया जा सके अगर कभी क्लेम आता है तो, वो पॉइंट बता दिया। नेक्स्ट पेज पे वो वेज लिमिट दे रखी है, ये अपन ने 17 चैप्टर में देखी थी, सेम अमाउंट से 21,000, 25,000 डिसेबिलिटी वाले केस में मैंडेटरी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.75%, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.25%, वो बात हम कर चुके हैं। तो ESI रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका कंप्लीट है। अब जैसे ESI था वैसे एक PF स्कीम है, सिमिलर है, खाली वो क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्रोविडेंट फंड वाली स्कीम। वहाँ बोला था 10 और मोर एम्प्लॉयज़, यहाँ पे बोला है 20 और मोर एम्प्लॉयज़, तो उस सिचुएशन में PF एक्ट मैंडेटरी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर PF रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए भी बोल दिया कि ये सारा काम भी ऑनलाइन करना है और इसके लिए पोर्टल बनाया, उसका नाम रखा हुआ है श्रम सुविधा पोर्टल, तो वो अंडरलाइन कर लेना, वर्कर्स के हिसाब से नाम वैसे रखा है। इस पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। फिर PF का कंट्रीब्यूशन हर महीने वहाँ पे EPFO में सबमिट करते जाओ, ये भी ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, चालान जनरेट हो जाता है और फिर वो पैसा गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, सिंपल। तो अपने लिए एज एन एम्प्लॉयर इतना रजिस्ट्रेशन करवाना मोर देन इनफ हो गया। ठीक है, तो ESI PF यहाँ पे कंप्लीट, बस आज इतना कराया था। FCRA से फिर अपने कल कंटिन्यू करेंगे।